पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा ना हुआ तो इसके बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस साल के आखिरी क्वार्टर तक डिफॉल्ट कर जाए। देखिए, बगैर आईएमएफ के ये पहला क्वार्टर तो निकल जाएगा हमारा अगले माली साल का, यानी कि सब जुलाई से लेकर सितंबर का क्वार्टर मैं समझता हूँ कि हम निकाल सकते हैं अगर आईएमएफ ना हो तो। सेकंड क्वार्टर बहुत मुश्किल होगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचना है ना तो आईएमएफ जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार की तरफ से कहा जा रहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो या नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर ये नहीं कर, देखें अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, ये मेरा ईमान भी है और ये मेरा तजर्बा भी है। आईएमएफ और नो आईएमएफ फिस्कल ईयर 2023 के ख़त्म होने तक, यानी ये जो एक महीना बचा है ना जून का, इसमें पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की सूरत में 3.7 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं। और अभी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 19 मई 2023 के डेटा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 4.1 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि डॉलर ओपन मार्केट में 310 रुपए से ज्यादा में ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाली महंगाई ने श्रीलंका, जो अभी डिफॉल्ट हुआ है, इसको भी पीछे छोड़ दिया है। बीपीएस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में होने वाली महंगाई में 36.4% इजाफा हुआ है, जो कि इसके पिछले महीने से भी ज्यादा है। ऑन अदर हैंड श्रीलंका की तरफ देखें तो वहां पर हर गुजरते वक्त के साथ महंगाई की शिद्दत में कमी आ रही है। पिछले साल सितंबर के महीने में जहां महंगाई 70% से बढ़ रही थी, आज उसके आधे यानी 35% से बढ़ रही है। अब इससे जाहिर यही हो रहा है कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका के मौजूदा हालात से भी बदतर हैं। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है? नंबर 2, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है? नंबर 3, क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर जाना चाहिए? और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो इससे क्या असरात पैदा होंगे? लेकिन इन सब पर बात करने से पहले, मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकत के बारे में, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, इसके बारे में पता चल सके। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है? और इसे जानने के लिए समझते हैं कि कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट कब करता है। तो देखें, वैसे तो ये जानना बड़ा मुश्किल है कि कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है या नहीं, लेकिन फिर भी एक पैरामीटर है जो इस्तेमाल किया जाता है इस सवाल के जवाब को जानने के लिए, और वो ये है कि अगर कोई भी मुल्क कर्ज़ों की जो अदायगियाँ हैं उसे वक्त पर, जैसा एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है ना, उसे ना कर सके जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई मुल्क किसी गलती की वजह से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कर्जों की अदायगियां ना कर सके तो उसे डिफ़ॉल्ट नहीं कहा जाता। जैसा कि 1979 में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अमेरिका कर्जों की अदायगियां नहीं कर सका था, लेकिन क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। अमेरिका के पास पैसा था और उसने एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पेमेंट कर दी थी, इसलिए उसे डिफ़ॉल्ट नहीं कहा गया। तो अगर कोई मुल्क जानबूझकर, सोच समझकर कर्जों की अदायगियां नहीं करता, तब ही उसे डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। अब इस तरह देखें तो पाकिस्तान अभी तक तो डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, लेकिन हालात जैसे हो रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जो अभी तक नहीं हुआ शायद आने वाले वक्त में हो जाए। तो चलें इसी के साथ अपनी वीडियो के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? तो देखें, पाकिस्तान के सबसे बड़े रिसर्च फर्म आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2024 में पाकिस्तान को कर्जों की सूरत में 27 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ 27 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं। अब हमें अगर दोस्त ममालिक कर्जा दे दें, जो मौजूदा कर्जा है वो रोल ओवर कर दिया जाए कि भाई बाद में दे दीजिएगा, इसके बावजूद भी पाकिस्तान को तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स का शॉर्टफॉल होगा। जिसका मतलब ये कि अगर आईएमएफ ना आया तो जो मूडीज़ की तरफ से कहा जा रहा है, जो मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, वो सच साबित होगा, यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, और वो ये है कि हमारे दोस्त ममालिक, यहाँ पर हमारे से मुराद है पाकिस्तान को चलाने वाले, हमारे दोस्त ममालिक हम पर इतने मेहरबान हैं कि हमारे लिए, यानी पाकिस्तान की आम आवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कंटिन्यूसली सपोर्ट की जा रही है। इवन जो हमने वीडियो के शुरू में कहा था ना कि इस फिस्कल ईयर के ख़त्म होने तक पाकिस्तान को कर्ज़ों की सूरत में 3.7 बिलियन डॉलर्स अदा करने, यहाँ पर भी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को गारंटी दी है कि भाई आप ये रकम तो अदा करें,
हम आपको फौरन और कर्जा देकर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान के चलाने वालों की पॉलिसीज रही है ना, कर्जे पर कर्जा, यानी एक से कर्जा लिया है तो दूसरे से लेकर एक को दो, फिर तीसरे से लेकर दूसरे को दो, और फिर चौथे से लेकर तीसरे को दो, ये लगता नहीं कि ये अब और ज़्यादा चल सकता है। क्योंकि भाई ये कर्जे की अमाउंट है, ये ऐड होती जा रही है, इसके ऊपर की इंटरेस्ट पेमेंट्स भी ऐड होती जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान को कभी ना कभी तो अदा करनी है। और अभी हमारे ये हालात हैं कि हुकूमत की 50% कमाई, जी हाँ तकरीबन 50% कमाई कर्ज़ों की अदायगियों में चली जाती है। हर साल पाकिस्तान का ज़्यादातर फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा होते हैं। ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी मुल्क से डॉलर ज़्यादा जाता है और मुल्क में डॉलर कम आता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। ये जो पाकिस्तान में अनस्टेबल और सेल्फिश पॉलिटिक्स है ना, कि जब भी दिल चाहे किसी की भी हुकूमत गिरा दी जाए, जो भी हुकूमत में आता है वो कुछ भी करके अपना वक्त पूरा करता है और अपने से बाद में आने वालों के लिए मसलों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देता है कि वो उसमें ही डूबे रहते हैं। मौजूदा हुकूमत को ही देख लें, हर वो कोशिश कर रही है कि बस कुछ भी करके उनका वक्त निकल जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। अब अगस्त में मौजूदा हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, यानी ये तो बच गई। अब जो भी नई हुकूमत आएगी, अगर इलेक्शंस हुए तो वो ताकत में आएगी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच चुका होगा, क्योंकि उस वक्त महीना होगा अक्टूबर या नवंबर का, वो महीना जिसमें पाकिस्तान के डिफॉल्ट के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलें इसी के साथ अपनी वीडियो के तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर जाना चाहिए, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो इसके क्या असरात होंगे। पहले डिफ़ॉल्ट कर गया तो इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करें तो नंबर 1, पाकिस्तान को नए कर्जे लेने में काफ़ी मुश्किल होगी, और अगर मिल भी गए तो उस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। नंबर 2, पाकिस्तान की करेंसी बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। श्रीलंका की करेंसी को देख लें, जो आज 304 पर है डॉलर के कंपैरिजन में। पिछले साल मार्च के महीने में डिफ़ॉल्ट से पहले 202 पर थी और डिफ़ॉल्ट के बाद मई के महीने में 370 पर पहुंच गई थी। तो पाकिस्तान जहां आज पहले ही ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा है, सिर्फ सोच के देखिए कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो ये कहां कहां पहुंच जाएगा। नंबर 3, लिमिटेड इंपोर्ट्स। पाकिस्तान सिर्फ उतना ही इंपोर्ट कर पाएगा जितना वो एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज होगी, जिसका अफेक्ट इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ पे पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बंद होंगी, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी, और इन सब चीज़ों की वजह से महंगाई, जो रुपए की कदर कम होने की वजह से वैसे ही बढ़ रही होगी, उसको बड़े बड़े पंख लग जाएंगे। वैसे अब कितने पंख लगेंगे, और इसी से हमारा चौथा पॉइंट निकलता है, सिविल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट, और पाकिस्तान के केस में तो दहशतगर्दी भी। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल में टेररिस्ट अटैक्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो महंगाई, बेरोज़गारी और हो सकता है पूरे दिन बिजली ना होने की वजह से आम आवाम सड़कों पर उतर आए, मास प्रोटेस्ट करने लगे, और मिलिटेंट ग्रुप्स इसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक्स करना शुरू कर दें। बहरहाल 5वां और आखिरी पॉइंट, डेट रिस्ट्रक्चर। पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है करीब 96 बिलियन डॉलर्स का, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की जाए, यानी हो सकता है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर दिया जाए, कर्जा वापसी करने का जो टाइम है उसे बढ़ा दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ कर्जे की रकम माफ़ भी कर दी जाए। हाँ, लेकिन इन 96 बिलियन डॉलर्स में पाकिस्तान ने जो कर्जा कमर्शियल बैंक से लिया है, फॉरेन कमर्शियल बैंक से, हो सकता है इसमें पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, क्योंकि कमर्शियल बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, और हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ने इन लोन्स के अगेंस्ट कुछ गिरवी रखवाया है तो वो भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाए। लेकिन मोर ओवर ये डेट रिस्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और इसी स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर जाना चाहिए, इससे पहले कि हालात और ज़्यादा हाथ से निकलें, क्योंकि एस्टिमेशन के मुताबिक अगले 4 सालों में फिस्कल ईयर 24 से फिस्कल ईयर 27 तक, इसके दौरान पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की सूरत में 73 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं। अब ये डेट रिस्ट्रक्चर पाकिस्तान को रिलीफ दे सकता है, या फिर पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं इनको चाहिए कि पाकिस्तान के जो मल्टीलैटरल डेट पार्टनर्स हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल डेट पार्टनर्स हैं जैसे कि चाइना, सऊदी अरब, इनके साथ खुल के बात करें कि भाई हमारे हालात आपके सामने हैं,
हम और ज़्यादा ये नहीं कर सकते, या तो आप हमारा डेट रिस्ट्रक्चर करें या फिर हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। अब ना तो अमेरिका जो IMF को कंट्रोल करता है, ना ही चाइना और ना ही सऊदी अरब, ये ममालिक कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। और इसी के साथ मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये डेट रिस्ट्रक्चर कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। या तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से पहले ही कन्विंस कर ले डेट रिस्ट्रक्चर के लिए, या फिर डिफ़ॉल्ट कर जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक साबित होगा पाकिस्तान के लिए। यहीं पर ही अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।